नमस्कार दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट पार्ट फंडामेंटल राइट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स की मीनिंग क्या है, वेरियस कंट्री में इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है और इंडिया में इसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया है और इंडिया में फंडामेंटल राइट्स के फीचर क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स किस प्रकार से ओरिजिन हुआ, कहाँ से ओरिजिन हुआ और इसका किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ और इंडिया में इसका किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स की क्या आवश्यकता है, अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम फंडामेंटल राइट्स की मीनिंग की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स की कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज में इसको डिफरेंट नेचर में देखा जा सकता है और साथ ही इसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया जाता है। खास तौर पर अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए में जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक ग्रुप ऑफ राइट्स है, अर्थात अधिकारों का एक ऐसा समूह है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको गवर्नमेंट के इंक्रोचमेंट से हाई डिग्री प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। और ये राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड होते हैं, अर्थात इनका स्पेशल प्रावधान होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और कई बार जो कोर्ट है वो किसी भी लॉ में अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग भी फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करता है। अब सवाल उठता है कि अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है, अर्थात सरकार जब कोई भी कानून बनाती है तो कोर्ट उसको चेक करती है कि ये इस्टेब्लिश रूल और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं है। दूसरा ये है कि यह मानव के लिए उचित है कि नहीं है। जब इन दो चीज़ों पर कोई भी कानून खरा उतरता है तो उसको हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, इस चीज़ को हम डिटेल से किसी अन्य वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। इसके बाद हम आगे चल के देखते हैं कि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब है। तो अगर हम इंडिया में फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई एक ऐसी मूलभूत मानव अधिकार होते हैं जो कि सभी नागरिकों को गारंटी प्रदान करता है, अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई गारंटीकृत वो मूलभूत मानव अधिकार जो कि सभी नागरिकों को प्राप्त हैं उसे हम फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं। और ये बिना किसी भेदभाव के सभी के ऊपर लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर से हो। और कई मामलों में फंडामेंटल राइट्स जो है वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल राइट्स के अन्य फीचर की बात करें तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वे लोगों को ऐसे बेसिक सर्कमस्टेंसेस प्रदान करते हैं जो कि किसी भी पर्सन के फिजिकल, मेंटल एवं इथिकल स्टेटस को डेवलप करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ अगर हम किसी भी फंडामेंटल लॉज की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनेक्ट किया गया हो और उसको कंजर्व किया जाता हो, अर्थात उसको संविधान के द्वारा लागू किया जाता हो और उसको संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त। और जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ना केवल एग्जीक्यूटिव को चेक्स करते हैं अर्थात कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, बल्कि लेजिस्लेचर पे भी ये अपना प्रभाव डालते हैं ताकि कोई ऐसा कानून ना बनाए लेजिस्लेचर जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। और इसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स चेंज करने के लिए किसी सिंपल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है इसको हम किसी अन्य वीडियो में डिटेल से समझेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम फंडामेंटल राइट्स के ओरिजिन और डेवलपमेंट की बात करें तो जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो वहाँ पे रेनेसा जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें लोग परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़कर तर्क के आधार पर जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद वे लगातार अपने लिबर्टीज एवं राइट्स को लेके अवेयर होते हैं और राजा से एंशियंट लिबर्टीज के रिस्पेक्ट एवं एश्योरेंस के मांग करते हैं। एंशियंट लिबर्टीज का तात्पर्य है कि पोप और किंग से पहले जो इंग्लैंड के लोगों को अधिकार प्राप्त था उन सभी अधिकारों की रिस्पेक्ट की और उसके एश्योरेंस की मांग करते हैं।
और आगे चलकर जब ये डिमांड बहुत हाई हो जाता है तो उस समय इंग्लैंड में जून 1215 में एक मैग्ना कार्टा लाया जाता है, जो कि किसी भी देश के सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड यह पहला रिटन डॉक्यूमेंट था। इसके बाद आगे चलकर 1689 में इंग्लैंड में इन सभी राइट्स एवं लिबर्टीज को कंसोलिडेट करके एक बिल्स ऑफ राइट लाया गया, जिसमें मोनार्की के पावर को लिमिटेड करने का प्रयास किया गया और कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को दी गई, और साथ ही इंडिविजुअल राइट्स का भी प्रावधान किया जाता है। और उसके बाद आगे चलकर फ्रांस में हम देखते हैं 1786 में फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन आता है, जिसमें बताया गया कि फंडामेंटल राइट जो है वो नेचुरल है, अर्थात सभी को प्राप्त है और यह ऑब्वियस है। और इसके अलावा बताया गया कि इनएलिएनेबल है, अर्थात इसको किसी भी व्यक्ति से, किसी भी इंडिविजुअल से अलग नहीं किया जा सकता। और फंडामेंटल राइट्स जो हो वो एक सेक्रेड राइट्स ऑफ मैन है, अर्थात यह एक पवित्र अधिकार है जो सभी को मिलना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि आगे चल के यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी बिल ऑफ राइट को अडॉप्ट किया जाता है, और इसी के साथ यूएसए पहला ऐसा देश बनता है जो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान करता है। उसके बाद आगे चलकर सभी देश मिलकर 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को फॉलो करते हैं, और यूएन में ये डिक्लेरेशन पास होता है, जिसमें विश्व के अधिकांश देशों ने भाग लिया और इसको रेटिफाई किया। अब अगर हम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमको 1895 में स्वराज बिल में फंडामेंटल राइट्स की बात देखने को मिलती है, और आगे चल के 1927 में स्वराज बिल और 1928 नेहरू रिपोर्ट में भी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। और आगे चलकर हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में फंडामेंटल राइट्स के लिए एडवाइजरी कमेटी का गठन होता है, और सप्रू कमेटी के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को संविधान में पेश किया जाता है और उसको अडॉप्ट किया जाता है। और इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए के द्वारा इंडिया में प्रभावित होकर इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया गया था। और जो इंडिया का फंडामेंटल राइट्स है वो सभी देशों से ज़्यादा इलेबोरेटेड है, अर्थात विस्तृत व्याख्या की गई है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसके क्या मायने हैं, काफ़ी डिटेल में इसके बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। इसके बाद अगर इंडिया में हम फंडामेंटल राइट्स के नीड्स की बात करें, अर्थात फंडामेंटल राइट के इम्पोर्टेंस की बात करें, तो चूंकि आज़ादी के बाद से ही भारत में इलिटरेट पीपल की संख्या बहुत अधिक थी, अर्थात 1947 की बात करें तो उस समय जो इंडिया की लिटरेसी रेट थी वो 12% थी, अर्थात उस समय 88% लोग लगभग इलिटरेट थे, जिनमें अपने अधिकारों के प्रति अभाव देखने को मिल सकता था। और इतने लोगों को अधिकारों के प्रति अवेयर करा पाना और उसके बाद उसको इन्फोर्सेबल बना पाना काफ़ी कठिन था। ऐसे में उस समय के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इंडिविजुअल राइट्स को एक कंक्रीट रूप देने के लिए फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन किया और उसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कराया, ताकि कोई भी संस्था अगर इंडिविजुअल राइट का वायलेट करे या कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने राइट्स को एक्सेस ना कर पाए तो उसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सके। इसके अलावा अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यहाँ पे पार्लियामेंट को अधिकार है कि वह देश के किसी भी मुद्दे पर कोई भी कानून बना सकती है, ऐसे में यह भय बना रहता है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून न बना दे जो इंडिविजुअल के राइट्स के खिलाफ हो। ऐसे में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट कानून बनाते समय फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए कानून बनाती है ताकि इसका उल्लंघन ना हो। अगर इसके बावजूद पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जो इंडिविजुअल राइट का वायलेशन करती है या व्यक्ति के किसी भी राइट का वायलेशन करती है, तो कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू के तहत उस कानून को या तो नल एंड वाइड करार दे सकती है या तो उस कानून को उस हद तक सीमित कर सकती है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा हो। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट अगर हम डाइवर्सिटी इन रीजन रेस ईटीसी के बारे में बात करें, अर्थात क्योंकि इंडिया में विभिन्न स्तर पर हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, चाहे वह रेस के आधार पे हो, चाहे रिलीजन के आधार पे हो, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पे हो, चाहे वो रीजन के आधार पे हो, तो इन सभी लोगों को इक्वली ट्रीटमेंट और इनको इक्वल राइट प्रदान करने के लिए तथा यह इंश्योर किया जा सके कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस सभी चीज़ों के लिए जो फंडामेंटल राइट है वो काफ़ी आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करें, तो क्योंकि इंडिया में लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटीज़ हैं, इनके ऊपर कोई भी डोमिनेट क्लास जो है वो हार्म न पहुंचा सके इन्हें, या इनके कल्चर को, इनके राइट्स का वायलेशन ना हो, इग्नोर ना किया जाए और मेजॉरिटी के मुकाबले ये पिछड़ ना जाए, इन सभी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न किया गया है। यह जो प्रोविज़न है वह न केवल इनको इक्वल राइट प्रदान करता है, बल्कि इनके कल्चर, रिलीजन और एजुकेशन को भी प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है। इसके अलावा अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, तो क्योंकि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, अर्थात यहाँ पे वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट मौजूद है और इन सभी के क्या फंक्शन है, क्या पावर है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं ताकि एक दूसरे के कार्य क्षेत्राधिकार में कोई वायलेट न कर सके। ऐसे में इंडिविजुअल राइट के लिए भी एक कंक्रीट प्रोविजन करना आवश्यक हो जाता है ताकि ये तीनों लेवल के गवर्नमेंट जो है वो इंडिविजुअल राइट को वायलेट ना कर सके या कोई ऐसा ऑर्डिनेंस या कोई भी ऐसा आदेश ना लागू कर दे जिससे इनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो। तो इस चीज़ के लिए भी हम फंडामेंटल राइट के इम्पोर्टेंट को समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नॉट प्रिविलेज एनीवन, अर्थात इंडिया में किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रिविलेज प्राप्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता कि उसको ये जो प्रिविलेज प्राप्त है वो अन्य लोगों को प्राप्त नहीं, जो कि हम आर्टिकल 14 के अंतर्गत देख सकते हैं। कुछ में लिखा गया है कि एवरी पर्सन इज इक्वल टू लॉ। इसके अलावा हम आर्टिकल 18 के अंतर्गत भी देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल को छोड़ के कोई अन्य टाइटल को धारण नहीं कर सकता संवैधानिक रूप से। उसके बाद अगर उसको कोई अन्य टाइटल किसी अन्य देश से लेना हो तो उसके लिए उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही उस टाइटल को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस सेक्शन इन इंडिया सोसाइटी लाइक द लीस्ट ट्राइबल वुमेन्स की बात करें, क्योंकि इंडिया में कई डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग भी इंडिया के सोसाइटी में मौजूद हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एवं उनको एम्पावर्ड करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन के लिए भी प्रावधान किया गया है ताकि वो मुख्य धारा के साथ चल सके और वो मुख्य धारा में अपने स्थान को बना सके। इन सब चीज़ों के लिए भी प्रावधान किए गए। इस प्रकार इस स्लाइड के माध्यम से हमने देखा कि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स के क्या इंपॉर्टेंस हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इन वेरियस नीड्स को फुलफिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से आर्टिकल दिए गए हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने मुख्य रूप से 3 चीज़ों को पढ़ा। पहला हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स की मीनिंग क्या है। उसके बाद हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है और इंडिया में इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। और तीसरा हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमारा पहला पार्ट यही समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप हमारे इस वीडियोज़ के स्लाइड का PDF प्राप्त करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो है जनरल लॉ 24, जिस पे आप हमारे इस स्लाइड का PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।